हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं फैलीराम यूनिटी आइस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो अपना जो पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें अपन 2011 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन पे ये एनालाइज करने वाला है कि कैसे कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी के आधार पर एक सेंस निकाल के कैसे अपन आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर जिनका मतलब 2-3 क्वेश्चन शुरू करा है, यहाँ तक 15-20 नंबर भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे 2022 में मेरा जो है नंबर 92 के समथिंग आया था। उसका रीज़न यही था, मतलब कट ऑफ 87 था। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस से आप बहुत नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है। और जो न्यू पैटर्न आया है 2023 में, उसके अनुसार भी अपन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। अब देखो ये एक ट्रेंड है, मतलब एक ट्रेंड कैच करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कल मैंने ईपीएफओ का एग्जाम दिया था, तो मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी के क्वेश्चन पे अगर आरएनडी किया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो आप। जो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम लेता है और उनके सारे क्वेश्चनों को यूपीएससी पे क्वेश्चनों को रिसर्च कर लिया जाए ना, तो मैं सही बता रहा हूँ ना, बहुत सारे एग्जाम आपके ऐसे बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो ये मेहनत एक बार करना है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, और देखो मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक जानने से पहले एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जहाँ पे मोस्टली अरुणाचल प्रदेश हो ईयू और यूपीएससी के आंसरों में तो आंसर होता है। ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया है, ये सारी चीज़ें इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि यूपीएससी जैसे देखो ऐसे तो कोई ध्यान देता नहीं अंडमान निकोबार, इन्हीं क्वेश्चनों के थ्रू यूपीएससी ध्यान दिलाता है कि ये भी भारत में देखो इनका महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो इस कारण से ये रहता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थिति उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वही क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। और देखो ध्यान से समझना एक चीज, पहली बात कभी भी चीज ये याद रखना, ऑब्जर्व करना, जब वो इतना इंफॉर्मेशन दिया है तो खुद ही चाहता कि आप इस क्वेश्चन में जो ये गिवन इंफॉर्मेशन है इसके आधार पर आप आंसर निकालने का प्रयास करो। ठीक है, अब देखो ये बोला कि सर्वोपयुक्त तो जलवायु, उसकी कंडीशन जो जलवायु बहुत अच्छी है, विषय स्थिति उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्म की खेती हो सकती है और वही क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। तो पॉसिबल मैनर में बोल रहा है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये सब सारी चीज सेम क्लाइमेट रीजन में पाया जाता है। ठीक है, एक तरीके से ओड इवन तरीके से देखोगे ना तब भी उस तरीके से आंसर अरुणाचल प्रदेश पर मोस्टली इसका ये ट्रिक है कि मतलब कि अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे आते देखो, जो आप ऑब्जर्व करोगे 2011 से अपन आगे और पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें यहाँ जहाँ अरुणाचल प्रदेश आया उसका आंसर रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने को। निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु सर्वस्थानीय पद्धति नहीं है? ठीक है, एक चीज याद रखना। अब ये इन सीटू का एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा अपने को, तो स्वाभाविक सी बात हो पक्का एक्स सीटू का दिया होगा। तो इन सीटू ये दो पद्धति होती है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि जो वहीं पे जो होता है, जिसमें मान लो कि राष्ट्रीय पार्क हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वहीं पे उनका कंजर्वेशन किया जाता है। और एक्स सीटू में क्या होता है, उसके लिए बाहर जाके बोटोनिक गार्डन इस तरीके से बनते हैं, वहां पे किया जाता है बस। ठीक है, अब देखो इसमें एक तरीके से आप ओड इवन तरीके से जाओगे। देखो इवन, देखो ये तीनों मतलब इन सेटू के एग्जांपल है और एक्स सेटू का अपने को पूछ रहा है बोटोनिकल गार्डन, ये एक्स सेटू का। ये अपने को पता है कि बोटोनिकल जो गार्डन होता है बाहर बनाए जाते हैं। ठीक है, अरे किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं मेरा कहने का मतलब ये, देखो इस पैटर्न को समझने का ऑब्जर्व करो, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट करता है। जैसे अब चाहता तो वो ये भी पूछ सकता था इन सीटू पद्धति है, ठीक है, वो एक्स सीटू 3 एग्जाम्पल देता उस तरीके से, पर उसने क्यों ऐसा पूछा? तो वो क्वेश्चन की जो लॉजिक है, एग्जामिनर के माइंडसेट को कैच करने का प्रयास करो। ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आगे देखो, अब इसमें कौन सा कथन सही है, नए पैटर्न से अपन करेंगे 1 2 3 नन ऑफ दी अब। ठीक, भारत में महानगर योजना समिति, अब ध्यान से समझना, महानगर, अब देखो कल यही क्वेश्चन कल ईपीएफओ में भी आया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब देखो इसी क्वेश्चन पे अगर आप आरएनडी कर लोगे तो ईपीएफओ एग्जाम चाहे आप कोई सा एग्जाम दो, सीएपीएफ दो, सीडीएस दो, एनडीए दो, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज ऑब्जर्व करने का प्रयास करो। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना,
भारत में महानगर योजना समिति, अब देखो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत ये लाई गई थी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। बात तो सही है, क्योंकि अपन जानते हैं 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत इसको लाया गया। ठीक ठीक है, आगे देखो, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करते हैं। देखो स्वाभाविक सी बात है, महानगर योजना प्लानिंग का काम कर रही है, तो उसके लिए विकास योजना बनाने का काम तो करेगा ही। अब देखो ये क्वेश्चन से सेंस निकल रहा है, इसे ध्यान से समझो। कोई मीनिंग निकलता है उसका, उसके भावार्थ से अपन उसके जो ऑप्शन है ये तो पक्का पता लग गया कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। मतलब एक स्टेटमेंट सही है तो ये गया, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट सही है तो ये गया ऑप्शन। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, कॉमन सेंस से कैसे आंसर आएगा मैं वो चीज बताना चाह रहा हूँ। अब देखो, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करते हैं। मुझे बताओ, अगर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखो ये एक्सट्रीम मैनर में केस, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ये चीज याद रखो। अब देखो यहाँ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, है द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है। अरे इसी का, अरे ये तो योजना समिति है, कमिटी अपन में कितनी बार होता है ब्यूरोक्रेट द्वारा हेड होती है। अब भाई इसका तो ओनली काम रहेगा योजनाओं को फॉर्मेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन का काम जो रहता है इसी का पूर्ण जिम्मेदारी से ही रहेगा। ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये कटेगा, अब इसे कटेगा तो इधर ही कट गया। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक, और आपने पता है कि ये सही है और ये सही। देखो इसमें देखो, दूसरा तो सही है, वन भी सही है कि भारतीय संविधान के प्रावधान के अंतर्गत गठित होते हैं, अपन पता है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो मतलब मैं, देखो बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, पर तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे हेल्प होती है। अब ये स्टेटमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, थर्ड वाले स्टेटमेंट आपको कॉमन सेंस से क्रिएट करके तो आंसर आ गया इधर और इधर, दो स्टेटमेंट आंसर हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप करोगे ना तो क्वेश्चन का आंसर तो पहुंच पाओगे। देखो कल जब मैं ईपीएफओ पेपर दे रहा था, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी पढ़े भी नहीं है, 1935 का एक्ट ही पूछ रहा हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो वहाँ पे यूपीएससी हमेशा नहीं क्वेश्चन फ्रेम करती है वो, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को जब बनाओगे तभी आप रेडी रह पाओगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, जब भी डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यूपीएससी क्या करती है, एक की जो डेफिनेशन हो दूसरे में इंटरचेंज करती है। ये पॉसिबिलिटी बनती है हमेशा है, चाहे टेस्ट सीरीज कोई बनाने वाले हो या यूपीएससी हो, वो ये चीज करती है। ध्यान से समझने का प्रयास करना। और तो कौन सा कथन सही है ये पूछा आपने। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतिम बजट का प्रयोग करती है। अभी ध्यान से समझना, जब भी इस तरीके से वर्ड ऐड किया जाता है, एक लाइन में एक सेंटेंस था उसमें दूसरा सेंटेंस ऐड ऑन किया जा रहा है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि गलत बनाने का प्रयास किया जाता है स्टेटमेंट को। देखो मैं बता रहा हूँ, ये चीज समझने का प्रयास करो, बस एक चीज ये याद रखो और कुछ ही नहीं। तो याद रखो कि देखो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका रीजन है कि स्थायी सरकार हो चाहे कार्यवाही सरकार हो, दोनों जो है इसका प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंटरचेंज होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, या फिर वो चीज़ें सेम रहेगी उसको डिफरेंट एंगल से शो करना, इस तरीके का स्टेटमेंट रहेगा वो हमेशा गलत करने का प्रयास करती है। ठीक है, अब देखो लेखन मतलब सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। अब देखो कौन सा कथन सही पूछा है कि ये स्टेटमेंट सही है। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान समझना, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, आंसर तो आ गया बन, तो एक चीज मैं सिखा रहा हूँ, चीज ध्यान से समझने का प्रयास करना। जब भी इस तरीके से, जब भी इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन बन रहा है, ये ध्यान से समझना, ये फॉर्मेट यूपीएससी चेंज नहीं किया, वो इसी फॉर्मेट अभी बना रहा। हाँ, वो आजकल ये ला रहा कि खतर वन सही है, वो तो और भी इजी पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई इश्यू नहीं, पर वो भी एक अच्छा कल ऐसे टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे भी ईपीएफओ में ईपीएफसी में पूछा था उसने। अब जो इस टाइप में क्या रहेगा, जब क्वेश्चन की डिमांड बहुत ज़्यादा वाइड रहेगी तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, ये साइंस का क्वेश्चन रहेगा तब सही हो जाएगा, पर मोस्टली केस में एक चीज याद रखना, एक गलत होगा एक सही होगा, या ये गलत होगा ये सही होगा। ये चीज याद रखना, मतलब इससे पता लग गया कि मतलब आंसर ये, अब मतलब बहुत सारे केस में जाएगा, मतलब बहुत कम चांसेस है, पर ये माने चलो 80% चांस में यही आंसर रहेगा और 10% में ये, 10% में ये। मतलब मैं एक आइडिया बता रहा हूँ क्वेश्चन का फॉर्मेशन यूपीएससी किस तरीके से करता है। तो ये चीज याद रखना कि आगे देखो ये ऑब्जर्व करना, मैंने अभी ये चीज बता दी है, अब आगे ये चीज ऑब्जर्व करना, देखना इसी तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। और कौन से क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन को पहली बार नया पढ़ रहे हो आप, ठीक है, और जो आता तो क्वेश्चन तो आप ऐसे सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, अब यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए क्या कर देगा, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो मेरा कहना मतलब है कि यूपीएससी इस तरीके से गेम खेलता है, चीज याद रखना। चलो ठीक, अब देखते हैं। ये किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। मुझे बताओ, बुरुंडी देश हो गया, चाहे उत्तर कोरिया हो गया, इनको कैसे दे देगा? अगर उनको ऋण दे देगा तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो बम बनाने में, परमाणु बम बनाने में यूज करेंगे, एटम बम बनाने में। तो भाई किसी भी देश को तो नहीं देगा ही, ठीक है। तो ये तो गलत है। ये केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है। अरे भाई, अपन पता है भारत भी ऋण ले रहा है इससे, पाकिस्तान ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है, ये बात भी गलत है। देखो, मैं चाहता हूँ कॉमन सेंस क्रिएट किया जाए, ठीक। अब देखो आगे, देखो, यह किसी देश के केंद्रीय वित्त को ऋण प्रदान कर सकता है। तो मुझे बताओ कि इसका मतलब तो ये स्वाभाविक सी बात है, इस स्टेटमेंट से तो लग रहा है कि जो सरकार की भूमिका आरबीआई से कम है। तो ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक। अब देखो, ये देखो, अब समझ बताइए, तीन तो गलत हो गई, तो आंसर आएगा। अभी क्यों आएगा ध्यान समझो। ये केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, ये बात सही है। जो इसके मेंबर है, ठीक है, वो उसी को देता है, ठीक। दूसरी बात, आपने कभी देखा होगा, जो मान लो कि समितियां बनती है, जो मतलब जिसमें लोग, आज मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उन्हीं को वो ऋण प्रदान करते हैं और उसका रिस्क, जोखिम में उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि आउटर साइडर के लिए करेंगे वो जोखिम, ठीक है। अच्छा भाई, सी बात है, जब क्या करेगा आईएमएफ, जब क्या करेगा, जब इसको ऋण देना रहेगा, तो ऋण देना रहेगा तो वो अपनी जो कंट्रीज है, तो अब इसमें ऑलरेडी जैसे एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट डाल देते, तो उनको नहीं देता। ये चीज तो ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब कि देखो, इस तरीके से आईएमएफ काम करता है, अब उनके सदस्यों को देगा। दूसरी बात ये रखनी, यूपीएससी का सबसे फेवरेट आईएमएफ, इसके बारे में तो मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर में कुछ भी है अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, इसके पहले बेसिक जाके अच्छे से पढ़ो। ये लगभग आईएमएफ कम से कम भी ये 13 साल में कम से कम 5 या 6 बार पूछा जा चुका था। इसकी इंपोर्टेंस समझो कोई चीज, और वो फिर बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ये मैं कुछ कुछ चीजें बताते जाऊंगा, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखो, 2004 के सुनामी ने लोगों को महसूस करा दिया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बड़े कार्य कर सकते हैं। ग्राम सुरक्षा बड़े किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो, बात के तटीय एरिया मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंग्रोव उगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ उगे हुए हैं। मैंग्रोव एक पेड़ होता है, ठीक, ध्यान से समझना। ये तूफान, जब बहुत भयंकर सुनामी ये आएगी, ठीक है, तो लहरें जब आती है तो स्वाभाविक बात है रोकने का काम करती है। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत मजबूत होती है, ठीक है। मैंग्रोव पेड़ को आप जानते होंगे। तो इस कारण से सुरक्षा, अब देखो ये क्वेश्चन में ही इन्फॉर्मेशन दी है, अब ध्यान से समझ। अब देखो, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। मैंने लॉजिक बता दिया, कॉमन सेंस बता दिया, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। 2004 की सुनामी ने लोगों को महसूस करा दिया। अब देखो सुनामी, अब देखो साफ पता लग रहा है कि सुनामी आई थी, तो लोगों में महसूस करा दिया ग्रांज मैंग्रोव तटीय आपदाओं के लिए विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े कार्य कर सकता है। अब बाड़ा मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि अपन जानवरों के लिए बाड़ा बनाते हैं ताकि बाहर से कोई जानवर ना आए, ठीक है। तो वैसे ही जो तटीय जो समुद्र में मान लो कि ये सुनामी उनामी आती है, उसके लिए सुरक्षा बाड़े प्रदान करते हैं, ताकि जो मानवीय जो बस्ती बसी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसको प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। तो अब ये पूछ रहे किस तरीके से काम करते हैं, बस अभी 4 ऑप्शन दिए। अब आपने कॉमन सेंस निकाल दिया। कॉमन सेंस से जो एक क्वेश्चन से अपन आंसर निकालने जो तरीका देख रहे हैं, अब देखो इसमें ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन ध्यान से, बस ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, और जो मैंने चीज कॉमन सेंस क्रिएट किया उसे ध्यान देना। गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्ती के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहाँ लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं। फिर क्या, कैसे वो सुरक्षा के लिए काम करेगा ये बताओ, जहाँ लोग ही नहीं रहते। अब देखो यहाँ पे, देखो यही बात है कॉमन सेंस। क्वेश्चन से देखो, मैं क्वेश्चन से आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ग्रान तटीय आपदाओं के विरुद्ध सुनामी ने लोगों को महसूस करा दिया है कि ग्रान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बड़े कार्य कर सकते हैं। अब लोग ही नहीं रहेंगे तो लोगों के लिए क्या सुरक्षा होगी वहां पे, गलत। ग्रान भोजन औषधि दोनों प्रदान करता है जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। अरे मुझे बताओ, ये सुनामी के लिए किया है, ऐसा बोल ही नहीं रहा कि आफ्टर उसमें उसी टाइम कंडीशन में करता है, ठीक। ग्रान के वृक्ष घने वितान लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। बस यही तो बात है। आगे बढ़ो। ग्रान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान ज्वार बाटे से नहीं उखड़ते हैं। देखो, अब देखो ध्यान से समझ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब देखो, ग्रान के वृक्ष घने वितान, पहली बात है घने लंबे होते ही नहीं है। अगर कोई लंबा पेड़ रहेगा, ध्यान से समझना, देखो यही छोटी छोटी बातें होती है, इसको पकड़ना होता है। अगर लंबा रहेगा तो टूटेगा, क्योंकि हवा इतनी तेज आती है कि टूटेगा तो इधर उल्टा लोगों के घर बने रहेंगे, उस पर गिरेगा, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। तो ये तो गलत है, घने वितान लंबे वृक्ष नहीं। और उत्तम सुरक्षा प्रदान करता है, देखो ये एकदम बहुत एक्सट्रीम मैनर में बात कर दी है। इसको इंग्लिश में पढ़ो जब समझ में आएगा।
द मैंग्रोव्स आर ट्रीज आर tall with dense canopies and serve as an excellent shelter during a cyclone. Excellent ये मतलब बहुत एक्सट्रीम मैनर में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, तो ये गलत है। तो ये गलत क्यों हुआ, ये चीज ध्यान से समझो। अगर ये सही है कि उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं, पर तो ये इस कारण से नहीं, मैंने क्या बोला, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, बहुत मजबूत, तो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ज्यादा बड़े पेड़ नहीं होते। ग्रान की वजह से अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान जोर बाटे से नहीं पड़ते, इसी कारण जो सुरक्षा प्रदान करते हैं सुनामी के टाइम, ठीक है। तो आंसर ये आ गया। दूसरी बात मैंने एक चीज नॉन क्वेश्चन जो होते हैं, अब देखो ये मैंग्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ। और ये चीज याद रखना, प्री के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ये चीज ध्यान से समझना, और मेंस के क्वेश्चन प्री में आते हैं, ये साइकिल है एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज ऑब्जर्व करोगे तो तभी समझ में आता है, जब लास्ट पेपर बार बार आप देखोगे, प्री के क्वेश्चन देखोगे, तो ये चीज ऑब्जर्व करना, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को मैं एक अलग सेंस से करवाता हूँ, ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा आपको कि आखिर में कैसे क्वेश्चन अपने लिए इजी पड़ जाता है, कॉमन सेंस से, ठीक है। देखो अभी आप चीज सोचो, जैन धर्म क्यों बना? उस टाइम जब हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद ये सारी चीजें फैल रही थी, कर्मकांड चीजें फैल रही थी, तो उसके विरोध में बना था। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी चीज अगर नई चीज फॉर्म हो रही है तो वो नई चीजें लाएगी, ठीक है। जो पहले से स्थापित जो धर्म है उसके खिलाफ चीजें जाके वो करेंगे, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है, वो जो चीजें मान रहे थे वो चीजें नहीं मानेंगे, तभी तो नया धर्म बनेगा। अब ध्यान से समझना, आत्मा सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, ठीक है। ऐसे ये तो जैसे मान लो, चलो ठीक है, आत्मा में बिलीव करते हैं, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन 2023 में आया, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से 360 डिग्री एनालाइज कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो है फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा इसको बन जाए। देखो 2023 में क्वेश्चन तुम्हें करवाऊंगा, देखो 2023 पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत तीसरी दुनिया से आया है। अब देखो बात है कि नया पैटर्न आया तो अचानक से सब चीजें इधर उधर हो गई, परंतु क्वेश्चन वही है। टॉपिक यूपीएससी जो मैं बताया हूँ, 250 से 300 टॉपिक है यूपीएससी के, वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैन दर्शन का सृष्टि रचना पालन पोषण, तो सबाई से बता, सार्वभौमिक आत्मा से तो नहीं, ठीक। सार्वभौमिक सत्य से हुआ नहीं, सार्वभौमिक आस्था से हुआ। देखो आस्था तो कभी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये एक रैशनल धर्म बनेगा, एक तार्किक धर्म बनेगा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या, देखो मैं क्या बोला, नए क्वेश्चन पेश बनता जब ए आंसर होता है, ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। सार्वभौमिक विधान, यूनिवर्स लॉ, यूनिवर्स एक लॉ होता है, उसके तहत हुआ। ये देखो ये मानते थे कि देखो जैसे, देखो मैं इसका बता रहा हूँ ये क्यों आंसर है, आप ध्यान से समझो कि हिंदू धर्म वाले क्या मानते थे कि भाई भगवान है, विष्णु ने मतलब ब्रह्मा क्रिएशन है, इस तरीके से। तो अब ये सब ऐसी बात है, ये उस आर्गुमेंट में नहीं चलेंगे, इन्होंने नया धर्म क्रिएट किया है और उसके खिलाफ किया है, तो ये बोलेंगे नहीं, ये जो सृष्टि, भाई अब उनसे जब जवाब मांगा जाएगा जैनिज्म वाले, भाई ये सृष्टि कैसे क्रिएट हुई, कौन क्रिएट किया, तो बोलेंगे यूनिवर्स लॉ है। तो ये इस तरीके से आर्गुमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से समझना, अगर ये भी इन तीनों को अपनाते ना तो ये फिर वो वही अंधविश्वास में घिर जाते हैं, ठीक है। तो ये भाई सब ऐसी बात थोड़ा लॉजिकल वे से आगे बढ़ेगा, इसलिए आंसर इसका ए है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। संचित भूमि में लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इससे सेलिनाइजेशन का पूछ रहा है ना, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक। ये चीज देखना जहाँ पे मतलब कि जैसे नहरों से सिंचाई होती है, वहाँ पे ये चीजें देखने को मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे इधर जो जमीन है ना उसमें बहुत सारा पानी, दलदली भूमि रह जाती है, तो जब सनलाइट पड़ता है ना तो वो वाष्पीकृत हो जाता है वो पानी, ठीक। अब ये क्या होता है कि फिर एक पट्टी सी बन जाती है वाइट वाइट कलर की, ठीक है, ध्यान से समझना। एक तो ये तरीका होगा इस क्वेश्चन को समझने का, दूसरा एक और मैं तुम्हें एक बेसिक इस तरीके से पता नहीं ज़्यादा, सबसे बेस्ट है, कभी आपने आइसक्रीम खाया होगा ना, तो आइसक्रीम वाला जो उसमें जो बर्फ रखता है तो नमक घोल के ऐसे रखता है, ठीक है। जब वो पानी को गिराता है अपना, तो पानी गिराता है ना, तो यहाँ पे जहीं पे पानी गिराएगा वो, तो वहां पे क्या रहेगा, व्हाइट व्हाइट लेयर छा जाती है, ध्यान से समझ रहे हो, नमक वाले उसके कारण, ठीक। अब वो क्या होता है ना, एक परत सी जम जाती है, तो वो जब सन ये आती है, ठीक है, तो इसे क्या है ना, वो एक लेयर बन जाती है, पार्ग में बना देती है, तो वो सॉइल वहाँ बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। तो वही सेम चीज है ये। अब देखो, अब ध्यान से पढ़ो, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पित होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? अब क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं क्या बोलूँ, ट्रांसपेरेंट, वो मतलब अपारदर्शी बना देता है। यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, ये एक्सट्रीम वर्ड है, काट द एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है। ग्रेटली इंक्रीज डिक्रीज में बताया था कि ये बहुत गलत है, ठीक।
और मैंने देखो मैं बता रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल वहाँ ज्वाइन करो, मैंने कि पीडीएफ भी इस तरीके से, इस तरह के वर्ड होते हैं जिसको देखते काटना है वहाँ पे, ठीक है। यह कुछ मुद्दा को अपारग में बना देता है, यही तो मैं बता रहा था, ठीक है। ये अपारग में बना देता है, ठीक है। ये भौमजल स्तर ऊपर ले जाता है, बताओ भौमजल स्तर ऊपर ऐसा होने लग गया तो अपन तो ऐसा ही करेंगे। ये नेगेटिव चीज है, पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। अब देखो ये नेगेटिव, जो नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट अपन देखेंगे तो नेगेटिव, देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करो। देखो ये नेगेटिव चीज है और नेगेटिव को नेगेटिव तरीके से अपने को करना है, इसी ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव चीज हो गई, ये पॉजिटिव चीज, ये बढ़ता है कि वायु ऑक्सीजन जल से भर देता है, ये पॉजिटिव चीज है। और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव आंसर देखेंगे तो ये आंसर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारी अप्रोच होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, आप उस अप्रोच से बढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब आज के 2 क्वेश्चन और, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस अप्रोच से आप धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, इसको नए पैटर्न से भी करेंगे, 1 2 3 और नॉन ऑफ दी अबव, ठीक। प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ आईयूसीएन द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक की निम्न सूची सम्मिलित की जाती है। अब देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक। जीव विविधता के प्रखर स्थल और प्रस्तुत में विद्वान स्थानिक पौधों और पशु की जाति की सूची है, ठीक है। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था साहब, स्टार्टिंग के 1 से लेके 10 तक है, ठीक है। तो मैंने उसी दिन बोला था बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्टॉल होता है ना, क्वेश्चन था और दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही था। तो मैंने उस दिन बोला था कि जो ये है जो बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट होता है ना, वो जारी करता है बाय इंटरनेशनल कन्वर्जेशन द्वारा, ये चीज याद रखना, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल द्वारा, ठीक है। तो भाई आईयूसीएन द्वारा तो जारी नहीं किया जाता, ठीक है। ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक। तो ये गलत हुआ, एक ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कट गया इधर, ठीक। क्या बात है, आगे देखो संकटग्रस्त, देखो ये नहीं कटा है, ठीक है, ध्यान देखना। ठीक। अब देखो ये तो नहीं है क्योंकि इसको तो अपन जानते हैं इंटरनेशनल कंजर्वेशन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसी याद रखना, ये बहुत आगे भी काम आएगा। संकटग्रस्त पौधों और पशु की जातियों की सूची, हाँ देखो यहाँ पे देखो रेड डाटा बुक तो खतरों को दिखाता है। तो आईयूसीएन द्वारा यही जारी किया जाता है कि कौन कौन सी जो है संकटग्रस्त थ्रेटन प्लांट या एनिमल स्पीसीज के बारे में बताता है, ठीक है। इसके अलावा कवक और कीट है उसके बारे में बताता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो गया, ठीक है। 2 ऑप्शन तो गए इधर नए पैटर्न के तहत भी। अब आगे बढ़ो, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। अरे भाई ये जो जारी करता है यूनेस्को जारी करता है। अब देखो इस क्वेश्चन से कितना सीखने को मिल गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो किस तरीके से काम करना। एक तो आईयूसीएन के बारे में अच्छे जाके देख लो, ये रेड डाटा बुक्स इसमें जो क्रिटिकल एंड ये सारा वो यूपीएससी बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब की बार भी पूछा, 2023 में भी पूछा है, ठीक। पहला काम। दूसरा काम यूनेस्को के बारे में देख लो यहाँ से, ठीक है। तीसरा काम इंटरनेशनल कंजर्वेशन वो क्या है उसके बारे में अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लो। देखो फ्यूचर के क्वेश्चनों को आप ऐसे ही कैच कर सकते हो, कोई तरीका नहीं है, ठीक। तो सब ऐसी बात है, थर्ड भी गलत हो गया, एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही है, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो रेड डाटा बुक्स होती है प्रतिवर्ष जारी होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक। यही क्वेश्चन देखो 2020 में आया, 2023 में आया, ये हर साल आता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे तब दिखेंगे क्वेश्चन, ऐसे आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं लास्ट ईयर पेपरों में, ये चीज, ठीक है। अब देखो आज का भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक। अब देखो यही क्वेश्चन 2020 में आया, मैं बताऊँ इसी क्वेश्चन को ओनली आपको इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते, 2020 वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते आप, ठीक। अब देखो कौन सा कथन सही है। अब देखो मैंने जो चीज बताई थी याद करो, मैंने बोला था इस फॉर्मेट में जब क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या बोला था, 80% केस में यही आंसर रहेगा, 10% ये, 10% में ये, ठीक। अब ध्यान से देखना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण ट्रेजर लोन क्यों आर्थिक चिंता का विषय। देखो लोक लुभावन ऋण मतलब जो लोगों को लुभाने के लिए, अब ध्यान से समझना, जादू करो तो लुभाने का काम करता है। तो वो जैसे बैंक वाले क्या सस्ते दरों पे जब लोन जारी करेंगे तो वो उसको लोक लुभावन ऋण बोलते हैं। अब सभी बात इसमें क्या होगा, दिक्कत ये होगी कि जो है सस्ते में लोन बांटने लग जाए तो एनपीए हो जाएगा, ठीक है। अब ये एनपीए क्यों हो रहा है, इसी के बारे में पूछ रहे कि ये चिंता का विषय क्यों है, ठीक। लोक लुभावन ऋण टीजर लोन अधोमुखी ऋण सब प्राइम लैंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों के यहाँ जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो। एकदम सही स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन जो अपन ने मीनिंग निकाली थी उसी के बारे में बता रहा है,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है एकदम, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। देखो दूसरी बात मैंने क्या बोला था, एक रूप समझे जाते हैं, ये चीज ध्यान से समझना। सम इस तरीके के जो वर्ड होते हैं पॉसिबल मैनर में, तो एक स्टेटमेंट तो सही है। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक सही हुआ तो एक गलत हो गया। अब देखो कैसे गलत करता है। देश में लोक लुभावन ऋण टीचर लोन मुख्यतः मेनली, इस तरह के वर्ड में जानते हैं अपन करते हैं, ठीक है। अनुभवहीन उद्यमियों उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाई स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। अब देखो इसने स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया तो अपन जानते हैं कि कोई भी स्पेसिफाई जो स्टेटमेंट होता है वो गलत होता है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है और एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है वो गलत होता है। अब मैंने पहले बोला था इस टाइप में ये आंसर है, ठीक है। तो मेरे कहने मतलब कि देखो ये चीज समझने का प्रयास करो, ठीक है, कि किस तरीके से। अब देखो दूसरा एक लॉजिक इसमें देखो, इसमें लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे। देखो देश में लोक लुभावन ऋण टीचर लोन मुख्यतः, पहली बात तो अनुभवी उद्यमियों को, भाई अनुभवी उद्यमियों को क्यों देंगे, जो भी किसमें पता है उत्पादन संबंधी निर्यात इकाई है, भाई एक्सपर्ट लोग रहेंगे उन्हीं को देंगे। और जब तो पता है अनुभवी व्यक्ति को देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, धीरे धीरे स्वाभाविक सी बात है वो लोग तो एनपीए बनेगा ही। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक। तो ये आज का सेशन अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अब देखो 2 सेशन और मैं लूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर 2012 पेपर। अब देखो जब ये 2011, 12, 13 कंप्लीट हो जाएंगे फिर देखना क्वेश्चन कैसे रिपीट होंगे, ठीक है। तो जितना हो सकता है मैं इतना प्रयास करूंगा, ये जितने ज्यादा क्वेश्चन अपन करें, साल भर यही क्वेश्चन को मैं बार बार करूंगा ताकि आपके माइंड ऑफ में बैठ जाए ये चीजें। अब मैं बता रहा हूँ इनका बहुत फायदा है, ठीक है, इसको ऐसे मत लो। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग रेगुलर नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात, इसको पेपर लेके बैठ के देखो तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते फिर नेक्स्ट सेशन के साथ।